Good evening, everybody. So we are doing live daily answer writing sessions for UPSC Mains 26 and 27. हमारा जो पॉलिटी वाला कंपोनेंट था वो खत्म हो गया था एंड वी स्टार्टेड विद गवर्नेंस पार्ट और उस गवर्नेंस पार्ट को हम कर रहे हैं। और जो ये आंसर राइटिंग सेशंस हैं इसके लिए आपको पहले थीम्स और सब थीम्स दी जाती हैं ऑन सिविल विद आकाश टेलीग्राम चैनल पे, और उन थीम्स को आप पूरा दिन पहले स्टडी करते हो, अपना कंटेंट इकट्ठा करते हो, देन उसके बेसिस पे हम आंसर राइटिंग करते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि आंसर राइटिंग में हमने सब कुछ डिस्कस किया है कि इंट्रो कैसे लिखनी है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, बॉडी कैसे होनी चाहिए, उसकी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए। वी आर डिस्कसिंग दोज एस्पेक्ट्स इन ईच क्लास ताकि आपके हर कंपोनेंट जो आंसर राइटिंग में है वो इंप्रूव हो जाए। तो इफ यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर्स, मतलब अभी देखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जाएं पहले लेक्चर के पॉलिटी से, जो अगले पॉलिटी के लेक्चर्स हैं उसके बाद गवर्नेंस के पहले 13 लेक्चर होंगे। कुछ हो गए हैं, कुछ रह गए होंगे, तो टोटल 13 लेक्चर्स हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के। एंड इन दोज 13 लेक्चर्स वी विल कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आंसर राइटिंग। हमारा एक एस्पेक्ट रह गया है, आई विल ट्राई टू कवर दैट इन रिमेनिंग सेशंस जो हमारे पड़े हैं। वो है कि आपका पॉइंट कैसे लिखना है आपको। हमने फ्लो भी देखा, हमने इंटरलिंकिंग पैराग्राफ भी देखा, हमने स्ट्रक्चर भी देखा, सब कुछ देखा। एक एस्पेक्ट आता है कि हाउ टू राइट, कि पॉइंट्स कैसे लिखने हैं, कि सर हमारे पॉइंट्स बड़े हो जाते हैं, पॉइंट्स कैसे लिखने हैं। नाउ लेट्स फर्स्ट 5 मिनट्स डिस्कस दैट थिंग कि आपको वो चीजें कैसे लिखनी है, पॉइंट्स कैसे लिखने हैं। अब इसको देखते हैं पॉइंट्स को कैसे लिखना है। अब आप टॉपर की कॉपी देखेंगे ना, या आप टॉपर की कॉपी ना भी देखें, अपना दिमाग खुद भी लगाएं। मान लो वी आर डिस्कसिंग अबाउट, लेट्स सपोज द टॉपिक इज सिटीजन चार्टर। उस पर आ रखा है कि सिटीजन चार्टर एक अच्छी चीज है, बट जो सिटीजन चार्टर हैं वो अच्छी तरह काम नहीं कर पाए हैं। व्हाट रिफॉर्म्स वुड यू सजेस्ट, मान लो ये है, आप सिटीजन चार्टर के चैलेंजेस लिखना चाहते हैं उस क्वेश्चन में, तो आपने क्या हेडिंग बनाई, चैलेंजेस ऑफ सिटीजन चार्टर। तो ना कभी ऐसे ना लिखें सिटीजन चार्टर और चैलेंजेस, ऑलवेज राइट अ सेंटेंस जिसकी अपने आप में कोई मीनिंग हो। एग्जामिनर ने दिमाग नहीं लगाना है। मैंने देखा बच्चे लिखते हैं सिटीजन चार्टर चैलेंजेस, पहला पॉइंट। अब तुम ये लिख दो ना भाई, चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सिटीजन चार्टर, ये लिख दें। वर्ड तो उतने यूज हुए हैं, एक आधा वर्ड एक्स्ट्रा यूज होगा तो फिर क्या दिक्कत है, पर हेडिंग पूरी कंप्लीट बनाएं। आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस कि बच्चों की जो क्वेश्चंस की हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग इन द सेंस सब हेडिंग्स होती हैं, क्योंकि जितने हमारे क्वेश्चन के सब पार्ट्स होंगे या पार्ट्स होंगे, उस पार्ट्स और सब पार्ट्स की हेडिंग्स होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर को पता हो मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं आगे। और ये सब पार्ट्स और पार्ट्स को जो आप लिखते हो, ट्राई टू मेक अ बॉक्स, और प्लीज कृपा करके बॉक्स को किसी ढंग से बना लें। जैसे हमने ये बनाया, ये इतना गंदा नहीं है, ऐसे मत बनाएं, ऐसे करके, ऐसे कुछ भी, ऐसे थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रखें चीजों को। राइटिंग अच्छी नहीं है कोई दिक्कत नहीं, राइटिंग बस समझ आनी चाहिए, उसके अलावा क्वेश्चन साफ सुथरा लगना चाहिए। तो कृपा करके ऐसा सा बनाए डब्बा, ज्यादा भी पूरा परफेक्ट नहीं पर ज्यादा गलत भी नहीं। अब जब आपने लिख दिया हेडिंग्स, और ऑलवेज ट्राई की जो ये हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं, ट्राई टू यूज द कीवर्ड्स इन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स अकॉर्डिंग टू द व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन। तो ये वर्ड जो उठाएंगे, ट्राई टू यूज वर्ड्स विच आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूट, विच आर रिटन इन द क्वेश्चन। ये वर्ड्स क्वेश्चन के होने चाहिए, क्योंकि फिर एग्जामिनर को लगता है बच्चे ने डिमांड क्वेश्चन की एड्रेस कर दी, चाहे आपने सेम ही चीज लिखी हो। अगर हेडिंग सब हेडिंग क्वेश्चन से हटके होती है तो एग्जामिनर को नहीं लगता कि भाई उसने एड्रेस डिमांड एड्रेस की है, उसे दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि आपके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो हैं आंसर की, वो जो क्वेश्चन है उसी से निकली हों, अपने नहीं बनाने हैं बैठ के दिमाग लगा के। ऐसे में दिमाग लगाएं, जीएस में नहीं लगाना है। अब आता है पॉइंट्स कैसे लिखें, कि जो पॉइंट्स हैं वो कैसे लिखें। अब आपका गोल ये होना चाहिए कि जब मैं पॉइंट्स लिखूंगा, फर्स्ट आई विल ट्राई टू इंश्योर, कि मेरे से बच्चे ये भी पूछते हैं जब पॉइंट्स लिखने हैं, क्या सर पॉइंट्स में जब मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं तो कृपा करके पहले तो पॉइंट्स को नंबरिंग दें, ऐसे मत करें। बच्चों को आदत है ऐसे डंडियां मारने की, डॉट मारने की, नहीं, ये नहीं है। उसे लिख दिखाएं ना कि मैंने इस हेडिंग के अंदर 5 पॉइंट लिखे हैं, उसे दिख जाए आंखों में। आपको एग्जामिनर के लिए काम आसान बनाना है, टफ नहीं बनाना। वेरी ऑब्वियस थिंग्स जो आपको लगता है यार ये क्यों ही बतानी, पर बतानी पड़ेंगी।
अब आप पहले पॉइंट्स लिखेंगे नंबर फॉर्मेट में, ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि कई बच्चों के जो आंसर्स हैं जो हम अभी चेक कर रहे हैं मेंस वाले, जो इस बार मेंस दे रहे हैं उनमें गलतियां आ रही हैं, तो आई एम ऑल्सो टेलिंग यू कि आप ये गलतियां ना करें। एक और गलती क्या आती है, सर क्या मुझे हर पॉइंट की हेडिंग बनानी है? फॉर एग्जाम्पल सिटीजन चार्टर पे क्वेश्चन आया। अब एक एस्पेक्ट है उस चैलेंज है सिटीजन चार्टर में कि दे आर काइंड ऑफ उनका जो सिटीजन चार्टर है वो लोकल लैंग्वेजेस में नहीं है, दे आर मोस्टली इन इंग्लिश और हिंदी, लोकल लैंग्वेज में नहीं है। अब बच्चे कहते हैं क्या हम हर पॉइंट की हेडिंग बनाएं फिर उसको एक्सप्लेन करें, या हम हेडिंग ना बनाएं बस पॉइंट लिख दें। फॉर एग्जाम्पल आप लिख दिया आपने कि सिटीजन मोस्टली सिटीजन चार्टर्स आर इन इंग्लिश एंड हिंदी, दस डिवॉइड ऑफ लोकल लैंग्वेजेस, और ये लैंग्वेज बैरियर है। अब मुझे बताएं, अगर मैं इसी कहानी को इसका हेडिंग बना देता लैंग्वेज बैरियर, यहां बना देता लैंग्वेज बैरियर, तो एग्जामिनर को पता लग जाता है ये सिटीजन चार्टर के लैंग्वेज की बात कर रहा है, आगे उसे पता लग जाता है लोकल लैंग्वेज में नहीं है। या आप इसी को स्पेसिफिक और कर सकते हो, लैंग्वेज बैरियर काट के आप लिख सकते हो लैक ऑफ यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज, ये लिख दिया आपने। अब ना आप देखो भाई, लैंग्वेज बैरियर में 2 वर्ड थे, यहां पे आपने इतने वर्ड यूज किए। आपको देखना है, यही होता है ब्रेविटी। आंसर राइटिंग में ब्रेविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब अपनी बात को कम शब्दों में कहने की कला। और इसी पॉइंट को अगर मैं किसी और को दूं, बंदा 6 लाइनें लिख देगा, इसमें 5 लाइनें, बस इस चीज को बताने के लिए कि जो सिटीजन चार्टर हैं वो लोकल लैंग्वेज में नहीं है, वो मोस्टली इंग्लिश और हिंदी में है। इस बात को एक्सप्लेन करना हो, बंदा अपनी 4-5 लाइनें ले लेगा, पर पॉइंट तो एक ही है ना। तो आपने लिखा लैंग्वेज बैरियर, डंडी मारी और लिखा मोस्टली इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड दस लैक्स अ कंपोनेंट ऑफ लोकल लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम्पल डाल दी दैट एज पर सेकंड एआरसी, उसने बोला है, उन्होंने जो रिसर्च किया सेकंड एआरसी ने, दैट द सिटीजन चार्टर दे रिसर्च, दे फाउंड जस्ट 2 to 5% द सिटीजन चार्टर वर इन लोकल लैंग्वेज। आपको डाटा भी है, अज्यूम कर लेते हैं डाटा भी आपके पास है। अब आपका पॉइंट क्या होना चाहिए था? आपका पॉइंट ये होना चाहिए था लैंग्वेज बैरियर, मोस्टली सिटीजन चार्टर आर इन इंग्लिश एंड हिंदी, lacks the component of local language. For example, as per second ERC, only 2 to 5% of citizen charters are written in local languages। काम खत्म। ये है बात को कहने की कला। अब आता है पॉइंट कि आपकी इन जनरल, इन आइडियल सेंस मतलब ये होना चाहिए आइडियल कंडीशंस में क्या, आपका पॉइंट का एक हेडिंग होना चाहिए जिससे पॉइंट के बारे में एग्जामिनर को क्लैरिटी हो जाए, मतलब वो लैंग्वेज बैरियर पढ़ के समझ जाए कि हाँ लैंग्वेज में इशू है, बाकी उसे इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन में मिल जाए और फिर उसको एग्जाम्पल भी मिल जाए कि ये कह रहा है, ये एविडेंस है कि नहीं है। तो फर्स्ट यू विल मेक अ हेडिंग ऑफ योर पॉइंट, देन यू विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट अ बिट। एक्सप्लेन का मतलब ये नहीं है कि कहानी लेके बैठ जाओ पूरी, प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन, उतने ही वर्ड्स जिससे आपकी ये हेडिंग क्लियर हो जाए। देन यू हैव टू सब्सटैंशिएट दैट argument that you have made, that is heading and explanation is called as argument। ये आपके पॉइंट में होना चाहिए, argument plus substantiation। argument includes heading and explanation of that heading, precise explanation। ये वर्ड गलत मत समझ जाना, फिर आओगे कि सर एक्सप्लेन तो कर दिया, 5 लाइनें ले ली, वो नहीं है, समझाना प्रिसाइज मैनर में। अब हर बार ना हेडिंग बनना जरूरी नहीं है पॉइंट की। In 70, 80, 50, 60% of the points that you will write in your mains answers, you will be able to make a headings। बाकियों में headings नहीं बनेंगी। In those cases you have to just make arguments। आपको सीधा argument लिखना है डायरेक्ट अपना, कोई heading नहीं, और उसको substantiate करना है। But when you are writing the argument, try to underline those key aspects
जो उस पॉइंट का कोर है। इसीलिए अंडरलाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने आर्गुमेंट लिखा, आपको समझ में आया कि वो जो आर्गुमेंट है उसमें ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, आपने उस कीवर्ड को अंडरलाइन कर दिया ताकि वो कीवर्ड एग्जामिनर की आंखों में डायरेक्टली जाए। क्योंकि एग्जामिनर जब आंसर पढ़ता है वो ऐसे नहीं पढ़ता है एक एक वर्ड, वो पढ़ता है ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं पढ़ता है, वो पढ़ता है ऐसे वर्टिकल पढ़ता है, वो ऐसे स्कैन करता है, चीजें उसे मिलती रहती हैं, वो ढूंढता रहता है कि हाँ मिल गया एक पॉइंट, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, वो ऐसे नहीं पढ़ता है। तो इसीलिए अंडरलाइन की अपनी इंपॉर्टेंस है। ट्राई टू राइट हेडिंग, एक्सप्लेनेशन एंड सब्सटैंशिएशन। हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन, दैट इज प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन, इज कॉल्ड एज आर्गुमेंट। अगर हेडिंग नहीं बन रही है तो आर्गुमेंट प्लस दिस, ये हो गया पॉइंट। अब आप हेडिंग तभी बना पाएंगे, ये देखना आप आंसर राइटिंग में, व्हेन यू हैव अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और इन अदर वर्ड्स इसका मतलब क्या है, व्हेन यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, और आपने वो इंटरनलाइज कर लिया है। फॉर एग्जांपल आपने एग्रीकल्चर पे कुछ पढ़ा, आपने अगर हेडिंग बन रही है इसका मतलब क्या है, आपने उस चीज को पहले पढ़ा था, समझा था, इंटरनलाइज किया था, फिर लिखा है। अगर हेडिंग नहीं बन रही इसका मतलब क्या है, वो टॉपिक आपका इतना स्ट्रांग नहीं है। और पेपर में सारे क्वेश्चन स्ट्रांग लिखने भी नहीं होते हैं, बेस्ट लिखने भी नहीं होते हैं, वहां पे हेडिंग की जरूरत होती भी नहीं है। अब आता है, ये चीज आपको बता दी है, अब आता है पॉइंट्स जो लिख रहे हो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रैंडम पॉइंट्स लिखते हैं, रैंडम इन द सेंस जो उसके ख्याल में आया। अब सिटीजन चार्टर का पहला इशू तो ये नहीं है ना कि सिटीजन चार्टर का लैंग्वेज बैरियर है, ये कोई सेकंड थर्ड इशू हो सकता है, पर कोर इशू क्या है सिटीजन चार्टर में जो चैलेंज है, व्हाट इज द कोर चैलेंज विद रिस्पेक्ट टू सिटीजन चार्टर इन जनरल, आप बताएं। तो वो जो कोर है वो पहले आना चाहिए, मतलब यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर पॉइंट्स। आपको अपने पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि विच पॉइंट हैज मोर इंपॉर्टेंस एंड विच पॉइंट हैज लेस इंपॉर्टेंस। जो कम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पेरिफेरल पॉइंट्स हैं, आई कॉल दोज पॉइंट्स एज पेरिफेरल पॉइंट्स, वो लास्ट में आने चाहिए, और कोर पॉइंट्स आने चाहिए स्टार्टिंग में। दिस यू हैव टू इंश्योर। ये नहीं है तो फिर एग्जामिनर को पता लग जाता है कि बच्चा इंफॉर्मेशन फेंक रहा है, इंफॉर्मेशन की स्ट्रक्चरिंग नहीं है। ये बहुत मार्क्स मैटर करवाती है। ये था पॉइंट लिखना कैसे है और पॉइंट्स को कैसे अरेंज करना है। सिटीजन चार्टर का अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट इशू है, वो लैंग्वेज बैरियर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इशू है कि सिटीजन चार्टर में जो लिखी गई चीजें होती हैं, दे आर नॉट प्रिसाइज। मतलब वहां पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की जाती हैं बड़ी वेग होती हैं। मतलब सिटीजन चार्टर के बाद भी इंसान को ये नहीं पता लगता कि मेरे को सर्विसेज कहां से मिलेंगी। तो सिटीजन चार्टर की लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं, लैंग्वेज मतलब जो उसका लैंग्वेज यूज के उसमें प्रॉब्लम नहीं है, जो लिखा है वो प्रिसाइज नहीं है, उससे अकाउंटेबिलिटी फिक्स ही नहीं हो पाती है। दैट इज द बिगेस्ट इशू। तभी सिटीजन वो पढ़ के भी कुछ खास एम्पावर नहीं होते हैं। ये है पहला इशू, ये आपको सब्सटैंशिएट भी करना पड़ेगा। आया समझ में? दिस इज द वे यू हैव टू राइट पॉइंट्स। आई होप जो आपका ये डाउट था ये क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स राइट आंसर। आज की थीम है गवर्नमेंट पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू वल्नरेबल सेक्शंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सारा है। और इसमें एक आता है पहले कि जो जुवेनाइल्स हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट उनका बढ़ रहा है। हाउ यू शुड जुवेनाइल जस्टिस पॉलिसीज कैसे इवॉल्व करोगे। दिस इज अ 15 मार्कर बिकॉज इसमें क्वेश्चन आते हैं चिल्ड्रन पे, वुमेन पे, वल्नरेबल सेक्शंस पे। मैंने बनाया जुवेनाइल्स पे, इसके आने के चांसेस हैं। तो राइट दिस क्वेश्चन इन 11 मिनट्स। इसको लिखें आराम से। गवर्नेंस में बच्चों के आंसर में एक तो थ्योरी नहीं दिखती है, गवर्नेंस का बेसिक्स नहीं दिखता है, टर्मिनोलॉजी नहीं दिखती है, और एग्जांपल्स नहीं दिखते हैं। तो आपको सिंपल याद करना है गवर्नेंस में क्या ऐड करना है, आपको गवर्नेंस वाले टॉपिक की लैंग्वेज ऐड करनी है कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज तो है, उस लैंग्वेज से आंसर थोड़ा अच्छा बन जाता है।
You have 8 minutes. और जिनके डाउट से पॉइंट्स कैसे लिखने हैं वो सब बता दिया मैंने स्टार्टिंग के 10 मिनट में, जिसने नहीं देखा वो देख लें। लास्ट 4 मिनट 50 सेकेंड।
Last 2 minutes. Last 50 seconds. Last 15 seconds. इसको देखें. Considering the involvement of juveniles in criminal activities, how should juvenile justice be? Policies evolve to address these challenges. अब इस क्वेश्चन में ना आपको लग रहा होगा द फोकस किस पे ज़्यादा है कि जुवेनाइल्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है उस पर फोकस है या जुवेनाइल जस्टिस की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए. द कोर फोकस इज दिस पार्ट. कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, अब जुवेनाइल जस्टिस की पॉलिसी को कैसे इवॉल्व करें. तो जो अगर मान लेते हैं 15 मार्क का क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का कोर डिमांड क्या है? पॉलिसीज. मतलब यू आर प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन. कैन यू प्रोवाइड अ सोल्यूशन विदाउट टेलिंग अ चैलेंज? आंसर इज नो. भाई सोल्यूशन बताओगे तभी पहले ये तो बताओ चैलेंज क्या है. तो इसमें चैलेंज पे भी फोकस है और सोल्यूशन पे भी फोकस है. ऑफ कोर्स द कोर फोकस इज ऑन चैलेंज बट कोर फोकस ऑन सोल्यूशन, बट चैलेंज पे भी तो फोकस करना पड़ेगा थोड़ा बहुत. तो इन दिस क्वेश्चन, ये 15 मार्क का क्वेश्चन है, मेरे पास क्या क्या एस्पेक्ट है लिखने के लिए. पहले तो ये बताऊंगा जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्या होती है, या काट दें इसको, जुवेनाइल क्राइम्स हम किसको बोलते हैं? जो माइनर्स करते हैं. और माइनर्स में मोस्टली कौन करते हैं? 16 to 18. अराउंड 66% ऑफ केसेस बिलो 18 ईयर्स जो होते हैं, जो बिलो 18 ईयर्स वाले बच्चे करते हैं, उनमें से 66% 16 to 18 ईयर्स के बच्चे करते हैं. ये डाटा दिखाना बहुत जरूरी था इन इंट्रोडक्शन. और आई मैंशनड अ वेरी टेक्निकल वर्ड, पर वो यूज करना अच्छी बात है बिकॉज पॉलिटी में लैंग्वेज लीगल होनी चाहिए ना. द वर्ड इज द जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी. डेलिंक्वेंसी तो ये वर्ड होता है, डिफाइन कर देते. इट मीन्स द क्राइम्स कमिटेड by the minors, that is the children below or under 18 year of age. Below नहीं, under 18 of age. And around 66% of cases under 18 is basically committed by 16 to 18 years as per National Crime Record Bureau. आप पूछ रहे थे डाटा बताएं किसका है. हाँ तो बताएं भाई, आपने खुद इकट्ठा किया है या इसने किया है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. तो इसमें दिख रहा है कि सर कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा. मतलब वी हैव टू फोकस ऑन दिस एज ग्रुप. ना ये माइनर में आते हैं ना ये मेजर में आते हैं. कहने का मतलब ये एज ग्रुप पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि मेजरली क्राइम यही कर रहे हैं और इनको वो फायदा हो जाता है कि इन पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नहीं लगता है, ये जेल में नहीं जाते, इनको जुवेनाइल होम से भेजा जाता है. हाँ वो रेप के केसेस में छोड़ के, बिकॉज इनको हम कैसे ट्रीट करते हैं वहाँ पे, इनको
एज अ अडल्ट ट्रीट करते हैं 16 to 18 केस बाय केस बेसिस पे। वो देखते हैं कि बंदा 16 से 18 वाला माइनर है, उसका पूरा टेस्ट करते हैं कि उसको मेजर में इंक्लूड करें। वो रेप केसेस को छोड़ के की बात कर, रेप केसेस की बात कर रहा हूँ मैं, उसके छोड़ के जो बाकी केसेस हैं। अब उसके बाद क्या बताओगे, ये है कंडीशन, ये है क्यों है ऐसी कंडीशन, हमने ये लॉ बनाए हुए हैं, उसमें ये चैलेंजेस हैं और ये बनाने पड़ेंगे। ये है स्ट्रक्चर। पहले डाटा दिया, फिर बताया ऐसा क्यों है, फिर बताया हमारी पॉलिसीज हैं, उसमें क्या इश्यूज हैं और हमें क्या करना पड़ेगा। मेजर फोकस अराउंड आपका ये तीसरा पूरा पन्ना, सेकंड का 3/4 पन्ना, और पहला पन्ना और 1/4 जो पन्ना है आपका पेज है, दैट शुड बी इंक्लूडिंग ऑल दीज 3 एस्पेक्ट्स। ये 4 एस्पेक्ट्स हैं, ये लिखने पड़ेंगे। हाँ, आप इसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसको, उसके चैलेंजेस को इग्नोर कर सकते हो। बस ये बता दो ये हमारे स्टेप लिए हुए हैं और हमें लेने की जरूरत है। ये आपके फ्लो पे डिपेंड करता है, पर यहाँ ये फ्लो आपको इंश्योर करना पड़ेगा, ये फ्लो आपको इंश्योर करना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन नहीं है। यू हैव टू इंश्योर दैट फ्लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आ गया ये फ्लो कैसे इंश्योर करना है। अब हम देख लेते हैं भाई क्या चैलेंजेस हैं। अब मुझे आप खुद ही बताओ भाई, ये जो जुवेनाइल क्राइम कमिट कर रहे हैं इसके रीजंस क्या हैं, इसके क्यों करते हैं, चैलेंजेस क्या हैं कि वो ना करें, या रीजंस क्या हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। पहला तो सिंपल आता है कि सर एक होता है सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। मोस्टली जो पॉवर्टी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में आती हैं चीजें। अब लिमिटेड एक्सेस रिसोर्सेज कैन मेक क्राइम सीम लाइक द ओनली एस्केप। मतलब पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में जब तुम्हारी कंडीशन ही बिल्कुल पैथेटिक है तो क्राइम ही एक सोल्यूशन बच जाता है फॉर एस्केपिज्म। तो आप देखेंगे जैसे वो जो स्टडी की गई थी कि जो जो निर्भया रेप केस हुआ था, दैट वाज अ इनह्यूमेन एक्ट डन बाय दोज, वो उनमें से कुछ बच्चे भी थे, जुवेनाइल्स भी थे। जब उनकी स्टडी की गई तो वी फाउंड दैट कि भाई वो उनका बैकग्राउंड सारे स्लम्स में रहते थे। अब उनकी मेंटल कंडीशन क्या होगी, क्या वो सोसाइटी में इतना इंटीग्रेट हुए होंगे, ऑल दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जुवेनाइल जब क्राइम करते हैं, इंसान से ज़्यादा सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट एज अ सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, ये आपको पता होना चाहिए डिस्पैरिटीज। पहला पॉइंट है। दूसरा, फैमिली डिसफंक्शन। भाई जब तुम्हारे घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, डिसफंक्शन, फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, फैमिली का कोई सुपरविजन नहीं है, माँ बाप खुद घर पे नहीं रह रहे हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं है, सुपरविजन नहीं है, तो ये भी एक रीज़न हो जाता है। क्योंकि बिहेवियरल इश्यूज, इमोशनल इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है। एजुकेशनल फेलियर इज ऑल्सो अ रीज़न। तो हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट है, पर ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे ना बिहार में, फॉर एग्जाम्पल इन बिहार, वहाँ पे जुवेनाइल क्राइम्स बड़े होते हैं, बिकॉज वी फाउंड कि वहाँ पे जो बिहार में ड्रॉप आउट रेशियो इज द हाईएस्ट इन कंट्री, अराउंड 21%। जब तुम एजुकेशन में जा ही नहीं रहे हो, तुम्हारे पास जॉब्स है ही नहीं है, और बच्चों को मैनिपुलेट करना वैसे ही ईजी होता है, और आजकल सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है, हाई ड्रॉप आउट रेशियोज एंड डिसंगेजमेंट फ्रॉम स्कूल रिड्यूसेस अपॉर्चुनिटीज, और उससे उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। भाई चिल्ड्रन आर मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यहाँ बच्चों के पास अगर एजुकेशन नहीं जा रही है तो उनको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है। एंड सेकेंड, वी वन इंपॉर्टेंट इज पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर बड़ा होता है, इसको भी रीजन माना जाता है। और इसके अलावा आप इससे पीयर प्रेशर से अच्छा पॉइंट लिख सकते हैं, सब्सटेंस एडिक्शन, ये यूज ऑफ ड्रग्स। आप देखेंगे ना बहुत सारी मूवीज हैं, छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स का शिकार हो चुके हैं। सब्सटेंस एडिक्शंस, ये एडिक्शंस हैं। फिर कहाँ पे मेंटल जो हमारी पूरी जजमेंट्स हैं वो तो इम्पेयर हो जाएंगी ना। तो पंजाब में एज पर PGI-MR स्टडी, PGI स्टडी, अराउंड 16% ऑफ पॉपुलेशन कंज्यूम ड्रग्स, और उसमें माइनर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मेंटल फैकल्टीज काम नहीं करती ना सर, तो ये भी प्रॉब्लम है।
और दूसरा, जब मीडिया में, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस एंड क्राइम, भाई गैंग्स ऑफ वासेपुर, डॉन 2, ये सारी चीज़ों ने इसको, क्राइम्स को ग्लोरीफाई कर दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्राइम्स। उनको लगता है वो हीरो हैं, डॉन हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये तो ठीक है, उनको लीगल अवेयरनेस नहीं है। और बाकी जब उनको पता होता है कि हम बच्चे हैं, पकड़े भी गए हम तो करेक्शन होम में भेज देंगे, इनएडिक्वेट लीगल अवेयरनेस से कारण वो क्राइम कमिट करते हैं। फ्यू ऑफ द रीजंस, और भी हैं, 100 पॉइंट और लिख दोगे, पर कोर रीज़न यही है। तो आपने चैलेंजेस लिखे, इनमें से कोई भी 5-6 उठा लेना, सारे उठाने की जरूरत नहीं है, 5 भी लिख देते कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आपको पास पन्ने हैं नहीं ना। उसके बाद आते कि भाई गवर्नमेंट इसमें बहुत सारे स्टेप्स भी लेके आई है जुवेनाइल्स को डील करने के लिए, बट और भी हमें इवॉल्व करना पड़ेगा। अब हमने जैसे गवर्नमेंट का स्टेप लेके आई है, जैसे गवर्नमेंट का मानना है कि जुवेनाइल्स बिकॉज मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस हैं, तो उन जुवेनाइल्स के लिए जुवेनाइल करेक्शन सेंटर्स हैं, होम्स हैं, उनको अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। उनको अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है इन द सेंस दैट दे शुड बी नॉट बी विद द क्रिमिनल्स, उनके साथ नहीं रखा जाता है। प्रॉपर जो ट्रायल है उन पर वो नहीं चलता है एज पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो गवर्नमेंट के हैं करेक्शन सेंटर्स हैं, या हम गवर्नमेंट ये तो लीगल तरीके से काम कर रही है। यहाँ 16 to 18 रेप केसेस में केस टू केस बेसिस पे देखेंगे, केस टू केस बेसिस पे देखेंगे, ये लीगल साइड पे रिफॉर्म्स हैं। वैसे हम ट्राई कर रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन को ज़्यादा इम्प्लीमेंट करें, थ्रू हम उसको जो पोषण अभियान है उसको इम्प्लीमेंट करें। ये सारी चीज़ें हैं ताकि ड्रॉप आउट रेशो कम हो। तो ये सब कुछ हम कर रहे हैं ताकि एक तो लीगल एरिया में रिफॉर्म्स लेके आए, और वैसे हेल्प करें जुवेनाइल्स की मेंटल हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट। आजकल जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं वो भी हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो बहुत जगह काम कर रहे हैं, बट व्हाट नीड्स टू बी डन, तो आपने 4-5 पॉइंट वो लिखे, 3-4 ये लिख दिए, आपका एक पन्ना भर गया। उसके बाद आपको लगा मैं बता देता हूँ और क्या करना चाहिए। अब वे फॉरवर्ड में जो कि मेन पार्ट था क्वेश्चन का, पहला आता है हमें जुवेनाइल स्पेसिफिक पॉलिसी बनानी चाहिए। जैसे ऐसे नहीं है कि एक ही है 0 to 18, 14 to 16 अलग ट्रीट करो, 16 to 18 अलग ट्रीट करो, और 0 to 12 अलग ट्रीट करो। बिकॉज ऐसा नहीं है कि एज 0 to 18 सभी बच्चे क्या होते हैं, सेम लेवल ऑफ मेंटल डेवलपमेंट होती है। इसको आपको एज स्पेसिफिक इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। तो यूर हेडिंग शुड बी एज स्पेसिफिक इंटरवेंशन, ये आपको लिखना पड़ेगा कि एज स्पेसिफिक इंटरवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लिख दिया। और ट्राई करें बच्चों में स्किलिंग, एजुकेशन, थेरेपी, ताकि जो बच्चे हैं उनका रिहेबिलिटेशन ज़्यादा, मतलब हम ना जब जुवेनाइल को रिफॉर्म करने की बात कर रहे होते हैं तो उसमें ना रिहेबिलिटेशन होता है, उस पर ज़्यादा फोकस करें, उनकी स्किलिंग पे, इस पे फोकस करें, उनकी स्किलिंग पे फोकस करें, उनकी एजुकेशन पे फोकस करें, ताकि बच्चे बाद में सोसाइटी में इंटीग्रेट हो पाए। नहीं तो जो बच्चा एक बार क्राइम कर देता है ना, चाहे उस पर मुकदमा नहीं चलता है, जब वो बाहर जाता है सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं हो पाता है, दोबारा से वो उसी गैंग कल्चर का पार्ट बन जाता है, बिकॉज उसके पास एवेन्यूज नहीं है सोसाइटी में दोबारा पार्टिसिपेट करने के। थेरेपी दें तो मतलब बच्चों को हमारे ना ये जुवेनाइल करेक्शन होम्स में काम हो नहीं रहा है। उसका काम क्या है, बच्चे को अलग रखना क्रिमिनल से। वो चेंज भी तो करो ना, कल को बच्चा बाहर जाए तो दोबारा सोसाइटी में जॉब तो ले पाए। तुम बच्चे को जुवेनाइल को, जिसको क्रिमिनल है, जिसको स्कूल भेजोगे, वहाँ बच्चे डर जाते हैं, तो इनके लिए कुछ ना कुछ प्रबंध किया जाए कि दोबारा से सोसाइटी में इन्वॉल्व हो पाएँ। और ट्राई करें कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, मतलब कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, मतलब एनजीओज, आई टोल्ड यू ना, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। आई टोल्ड यू एनजीओ कॉल्ड क्राई, चाइल्ड राइट्स एंड यू, ये काम कर रहे हैं इसमें, इनको यूज करें। प्रयास एनजीओ है, ये भी काम कर रही है जुवेनाइल्स, जो जुवेनाइल क्रिमिनल्स हैं उनको डील करने के लिए, ताकि लोकल लेवल इंटरवेंशन होनी चाहिए। और ऑलवेज इंश्योर दैट जब बच्चों को आपने ऐसे रिहेबिलिटेट कर दिया और दोबारा भेज दिया वापस, उन पे चेक रखें, इन्हांस्ड मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप, पता तो लगे कि भाई बच्चा जो गया है
बाद में सोसाइटी में वो क्या कर रहा है, ताकि क्या उसे और करेक्शन की जरूरत है कि नहीं है, कि जाके अब पढ़ने लग गया है। उसके लिए बॉडी है बनाएं, जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन एंड मॉनिटरिंग अथॉरिटी, ये बनाएं। तो आपने बता दिया, मैं 1 2 3 4 पॉइंट ही मैंने ये बता दिए। बाकी फैमिली काउंसलिंग एंड सपोर्ट, जब फैमिली को पता लग, भाई हर बच्चा जब किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो पहले उसका इंडिकेशन दिखना स्टार्ट हो जाता है, पर फैमिली जनरली इग्नोर कर देती हैं। तो फैमिली काउंसलिंग एंड सपोर्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सो दैट फैमिलीज कैन डिटेक्ट सच अ बिहेवियर। जैसे बहुत सारे बच्चे या बड़े भी टेरर की तरफ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बट जब वो इन्फ्लुएंस होने लगते हैं तो उनके बिहेवियर में चेंज आता है। ऐसे नहीं कि बच्चा एक दिन में क्रिमिनल बन जाता है। तो फैमिली की काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है सो दैट दे कैन रियलाइज एनी चेंज इन बिहेवियर ऑफ अ चिल्ड्रन व्हेन द चिल्ड्रन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो रिलैप मतलब उसको जो क्रिमिनल बिहेवियर में रिलैप्स या मतलब क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ अट्रैक्शन जब बढ़ती है चाइल्ड की, तो बच्चों पेरेंट्स को पता लग जाए रिलैप्स क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में। बस और क्या है, 6 पॉइंट ये होगी। इसमें 2 और ऐड कर दें, 8 हो जाएंगे। आपने 5 वहाँ लिखे, 4 यहाँ लिखे, 8 यहाँ लिखे, काम खत्म, आपके 17 पॉइंट हो गए। या 2 पॉइंट और ऐड कर दें जुवेनाइल्स में, हमने आपको बता दिया 6-7। मतलब ये जुवेनाइल्स को अगर ट्रीट करना है तो एक चीज़ पक्की है कि आपको कम्युनिटी बेस्ड, मतलब ये चिल्ड्रन अगर क्रिमिनल बन रहे हैं, इट इज़ अ सोसाइटल फेलियर। देन सोसाइटी को, एनजीओ को, स्टेट को, सबको, पेरेंट्स को साथ आना पड़ेगा। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ collaborative approach which is needed so that the youth are rehabilitated, empowered and integrated into a safer, inclusive society। ये कंक्लूजन कर देते हैं। मतलब चिल्ड्रन की गलती इतनी नहीं है जितनी एज अ सोसाइटी की गलती है। तो बच्चों को रिहेबिलिटेट करें, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, ताकि बच्चों की गलतियां माफ हों पर बच्चे सुधर भी जाएं, बिकॉज सिस्टम हैज़ टू बी इम्प्रूव इन दैट सेंस। बच्चों पे नहीं छोड़ सकते हैं, बच्चों को ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा कि दे शुड नॉट बी एंटरिंग इनटू दोज एक्टिविटीज, एंड एवरीबडी फ्रॉम पेरेंट टू कम्युनिटी टू सोसाइटी टू स्टेट, एवरीबडी हैज़ टू कम टुगेदर इन अ कोलैबोरेटिव मैनर। वो कहानी लिख के एंड कर दें, तो इससे हो जाएगा आपका आंसर। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बड़ा ट्राइबल्स पे क्वेश्चन आता था, वल्नरेबल सेक्शन में गवर्नमेंट आजकल ट्राइबल्स पे बड़ा फोकस कर रही है। तो राइट वन मोर क्वेश्चन, एल्यूसिडेट द पोटेंशियल ऑफ, राइट दिस क्वेश्चन, एल्यूसिडेट द पोटेंशियल ऑफ एक स्कीम है ना जो पीएम जनमन स्कीम, आपने सुनी होगी। अगर जिसने नहीं सुनी है, ट्राइबल्स की स्कीम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पीएम जनमन स्कीम। तो आप बोलोगे पहले स्कीम का नाम ही क्या है, तो पहले स्कीम्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन से स्कीम्स बड़ी आती हैं। पीएम जनमन स्कीम इन एड्रेसिंग द इश्यूज faced by ट्राइबल्स इन इंडिया। अब ना ये गवर्नेंस की जब ये स्कीम्स पे क्वेश्चन आता है, अगर आपको स्कीम के फीचर्स ही नहीं पता, फिर तो क्या ही कर पाएंगे। तो कई स्कीम्स जो बड़ी गवर्नमेंट की कोर स्कीम्स हैं, एक है ना गवर्नमेंट की कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल्स को लेके, हेल्थ को लेके, फार्म्स को लेके, फेस्ड बाय ट्राइबल्स, या बेटर वर्ड इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये है, यू हैव 15 मिनट्स टू राइट। ट्राइबल्स काट दें, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब ये नहीं आता होगा ना, आपको बताया ना कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो नहीं आते होंगे। हाउ विल यू राइट दिस क्वेश्चन? ट्राई दैट, अटेम्प्ट दैट। और जिसको नहीं पता है स्कीम के बारे में, तो कुछ तो करना पड़ेगा आपको, बिकॉज ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नाम तो आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, दिस इज अ स्कीम नेम। ये आई थी भाई 2023 में,
गान जो ये नरेंद्र मोदी जी थे वो लेके आए थे, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को लेके। क्या इसके फीचर्स हैं, कौन होते हैं पीबीटीजीज़, क्या ये कर सकती हैं? जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं इनकी बहुत सारी स्कीम पहले एग्जिस्ट करती थी, बस उसको इंटीग्रेट किया गया है, ये पता होना चाहिए। इसको आप लिख सकते हैं। एल्यूसिडेट करना है बस कि क्या स्कीम, एल्यूसिडेट मतलब है बस बताएं सिंपली भाषा में, कोई इसको एनालाइज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस ये पता होना चाहिए क्या है ये। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाएगा ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पर आपको कुछ तो अपना ज्ञान लिखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जनमन के बारे में पता हो, कुछ चीज़ें तो नॉर्मल होंगी, जेनरिक होंगी, बिकॉज पोटेंशियल पूछा है इन एड्रेसिंग द इश्यूज। तो पहले दिखाओगे क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं पीबीटीजीज, फिर बताओगे क्या है इसका पोटेंशियल, जाते जाते बताओगे चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड। पर मेन चीज़ क्या है, इश्यूज फेस्ड बाय पीबीटीजीज एंड what this program is doing to deal with those challenges and issues.
Last 4 minutes 30 seconds. ऐसे क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करना है जब नॉलेज कम हो? भाई होनी तो चाहिए इसमें नॉलेज पूरी। अगर फिर भी नहीं है, लेट्स सी कि इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। Last 2 minutes. टाइम्स अप। अब इसको करते हैं क्वेश्चन को, क्या है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की स्ट्रक्चर कैसे होगी पहले वो देख लेते हैं, देन वी विल डू अदर एस्पेक्ट्स। क्वेश्चन इज elucidate the potential of प्रधानमंत्री जन मन ये scheme in addressing the issues faced by PVTGs.
पहले तो ये बताओगे ना क्या होते हैं पीवीटीजीज, कोई आसान सी टर्म है ये, पहले ये बताओगे, फिर बताओगे क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, फिर बताओगे पीएम जनमन का पोटेंशियल, ये है कोर एस्पेक्ट, 50-60% यही होगा, फिर बताओगे क्या चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड। ये जो दो चीज़ें हैं और ये चीज़ है, दैट शुड बी इंक्लूडिंग 30-40% ऑफ योर आंसर। ये तो लिखना पड़ेगा, इसमें क्या क्या है, थोड़े बहुत फीचर्स तो पता होने चाहिए, और कुछ नहीं था। अब इस स्कीम में अगर आपको जैसे पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा क्या होते हैं पीवीटीजीज, तो आप बता देते पीवीटीजीज आर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स फेसिंग द सीवियर चैलेंजेस लाइक डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, यही होते हैं ना जिनकी पॉपुलेशन क्या हो रही हो, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, यही फीचर होता है। बहुत ही क्या होते हैं प्रीमिटिव मतलब लो एजुकेशन लिटरेसी होती है, लो लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होती है, यही होती है, स्टैग्नेंट पॉपुलेशन होती है, ये फीचर होते हैं, स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, लो लिटरेसी, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस एंड वही सबसिस्टेंस इकोनॉमी और आइसोलेशन, सबसिस्टेंस इकोनॉमी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और आइसोलेशन फ्रॉम द सोसाइटी। ये 5 फीचर लिख देते, सर्कल बना के ऐसे करके ऐसे काम हो जाता, बता देते क्या होते हैं पीवीटीजीज। एंड अराउंड 52 ग्रुप्स वर डेजिग्नेटेड एज पीवीटीजीज एंड टू हेल्प देम गवर्नमेंट लॉन्च द पीएम जनमन स्कीम, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले बता देते 5 हैं फीचर्स और उन 5 फीचर के बेसिस पे चैलेंजेस बता देते, सर्कल बना के बता देते 5-6। तो आज इंडिया में कितने हैं अराउंड, मतलब पहले 52 थे, बाद में बढ़ा दिए, अब कितने अराउंड 75 हैं जो क्या हैं पीवीटीजीज हैं। ये प्री में क्वेश्चन भी आया था कि इंडिया में कितने पीवीटीजीज हैं, तो इंडिया में 75 पीवीटीजीज हैं जो अभी रिकॉग्नाइज हैं। और ये प्री का क्वेश्चन है तो हमने 75 लिख दो, थोड़ा आइडिया दे दो, स्टैट्स दे दो, फिर उसके बाद बताओ क्या क्या चैलेंजेस हैं, आपको चैलेंजेस पता ही हैं, अब सब लिख दो। अब इसमें ना कुछ पीवीटीजी के नाम पता होते अच्छी बात होती है। फॉर एग्जाम्पल एक पीवीटीजी है बैगा इन मध्य प्रदेश, बैगा इन मध्य प्रदेश, आप उसका नाम लिख के कोई भी एक लिख दो, ये चैलेंज है, इनको वो चैलेंज होगा ही होगा। तो स्मार्टली कोई भी चैलेंज लिख दो, नाम लिख दो बैगा इन मध्य प्रदेश। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर एसेस, तो इनके पास क्या मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ क्या है, बड़ी वीक है। फॉर एग्जाम्पल बैगा इन मध्य प्रदेश, इनके पास क्या है, बहुत सारी प्रिवेंटेबल डिसीज रिलेटेड डेथ हुई है ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज, बस बैगा का नाम लिख दो। मतलब आप अगर 5-6 पीवीटीजी याद हैं, आप सभी में डाल दो एक एक करके, चैलेंज आप इन जनरल लिख दो। जैसे एजुकेशनल बैरियर्स हैं, आप लिख दो कि जो बिरहोर ट्राइब है इन झारखंड, इट इज ओनली 39% ऑफ लिटरेसी रेट, बिरहोर ट्राइब। मतलब फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आपको पता चैलेंज तो ये है, इनके पास एजुकेशन नहीं है, इनके पास हेल्थ नहीं है, इनके पास इकोनॉमी नहीं है, पॉवर्टी है, पर कहाँ पे दिखाओगे, फैक्ट बताओगे ना। तो आपने लिख दिया बैगा इन मध्य प्रदेश, बिहार इन दिस। एक है जुआंग ट्राइब इन उड़ीसा, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस, ये आज भी सबसिस्टेंस वही कर रहे हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस इकोलॉजी में देयर इज अ वन ट्राइब, जैसे बैगा इन मध्य प्रदेश है, वैसे ही ना स्टेट का नाम लिख दे साथ में तो और अच्छा हो जाएगा। दैट इज वन मोर ट्राइब इज कॉल्ड एज बिरहोर ट्राइब इन, जो आपने बताया झारखंड, उसके बाद आता है जुआंग ट्राइब इन उड़ीसा, जो आज भी क्या है, सबसिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। ये एग्जाम्पल लिखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये नाम से ही लगेगा बच्चा पढ़ के आया है। एक आधा और लिख दें, जैसे डोंगरिया कोंद ऑफ उड़ीसा, आपने न्यामगिरी माइनिंग सुनी है, न्यामगिरी, न्यामगिरी माइनिंग, वहाँ पे बहुत सारे ये ट्राइबल्स उस एरिया में रहते थे, वहाँ पे माइनिंग हुई, न्यामगिरी हिल्स इन उड़ीसा, वहाँ पे डोंगरिया कोंद ट्राइब है जिसकी डेथ हुई बिकॉज ऑफ लैंड एलिनिएशन। कल्चर का इरोजन हो रहा है, ये पता है आपको, लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये कोई भी पीवीटीजी का रिप्रेजेंटेड नहीं है उसको पार्लियामेंट में। कोरागा ट्राइब इन कर्नाटका, उनका पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन सभी का ही है ना, बस आपको एग्जांपल लिखनी है, कोरागा ट्राइब इन कर्नाटका। अगर ये नाम नहीं पता है तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, जेनरिक हो जाएगा। इसमें आपको सब पता है भाई, उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, उनके पास लिटरेसी नहीं है, बस क्या करना है आपको, ट्राइब का नाम लिखना है, और हर ट्राइब सेम इशू फेस कर रही है, कुछ भी डाल दें वो उसको कौन सा पता है, और कौन सी ट्राइब कौन सा इशू फेस नहीं कर रही है, सब कर रही है। हाँ आपको ये बिरहोर का लिटरेसी रेट पता है, ठीक है, नहीं पता तो नाम लिख देते, कोई और ट्राइब लिख देते। तो पीवीटी 6 याद होती जो प्री में याद करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते, तो तभी प्री का नॉलेज यहाँ बड़ा काम आता है, मेंस के स्पेसिफिक क्वेश्चंस में बड़ा काम आता है। उसके बाद लिख दें पोटेंशियल क्या है इसका। अब पीवी जनमन स्कीम में सिंपल स्कीम है कि जो भी हमने ट्राइबल्स के लिए एफर्ट्स लिए हैं
उसको हम इंटीग्रेट कर दें इस स्कीम के अंदर। ऐसा कोई नई स्कीम नहीं है ये कि सारा जो काम कर रहे हैं इसके अंदर पहली बार कर रहे हैं, नहीं, काम पहले कर रहे थे, बस उसको इंटीग्रेट कर दिया है। हम ट्राइबल्स को क्या दे रहे थे? मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे थे। हमें ये होता ना कि एक जो ट्राइबल्स हैं पीवीटीजी ग्रुप को, उनके उनके लिए हम क्या बनाए? आयुष वेलनेस सेंटर बनाए, ताकि उनको प्रिवेंटिव बचाया जा सके। प्रिवेंटिव केयर होनी चाहिए, वो दूसरी तो होनी चाहिए, पर आयुष वेलनेस सेंटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनके लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हों, बिकॉज ये खुद मोबाइल हैं, तो इनके लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स होनी चाहिए। मतलब ये घूमते रहते हैं ना, ये स्टिल आर बेसिकली ट्राइबल्स, तो ये फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट घूमते रहते हैं, तो ये साथ में एम्बुलेंस वैन भी घूमती रहे। एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो पीएम जनमन में हमने मेडिकल फैसिलिटी दी, हमने उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, स्किलिंग की, ताकि भाई उनकी स्किलिंग हो और वो सोसाइटी में इंटीग्रेट हों। जब इंटीग्रेट होंगे तो फिर क्या होगा? वो आइसोलेशन खत्म हो जाएगा उनका सोसाइटी से, तो लोग एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टिग्मास एसोसिएटेड विद पीवीटीजीज, बिकॉज दे आर मेनी ऑफ द पीवीटीजीज आर कंसिडर्ड एज क्रिमिनल ट्राइब्स। ये आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा या पढ़ा होगा, पहले यूपीएससी में आ रखा है, क्रिमिनल ट्राइब्स हैं इनको माना जाता है। तो इनको सोसाइटी में इंटीग्रेशन बड़ा ही वीक होता है। कोई भी नाम लिख देते हैं, एक और आयुष वेलनेस सेंटर, ये सब आप लिख देंगे। लैंड एंड लीगल राइट्स, आपको पता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, तो इनमें लैंड राइट्स इनको मिल जाएंगे, अगर चाहे वो इंडिविजुअल राइट्स हैं चाहे वो कम्युनिटी राइट्स हैं, अगर वो मिल गए लैंड राइट एक्ट के अंदर, तो इनका एलिनेशन खत्म हो जाएगा लैंड को लेके। इकोनॉमिकल इंपावरमेंट करनी है तो इनको हमें माइक्रो लोन्स देने पड़ेंगे, तभी अपनी इंडस्ट्री बनाएंगे, बिकॉज ट्राइबल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कंज्यूम होते हैं इन द अर्बन और रूरल सोसाइटीज। जैम बनाए, जो मर्जी बनाए, बैम्बू लीव्स बेचें, जो मर्जी करें। कल्चरल प्रिजर्वेशन, भाई जब इनका कल्चर खत्म हो गया तो ये खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। बहुत सारी पीवीटीजन की अपनी लोकल लैंग्वेज है, वो खत्म होती जा रही है, तो उनको बचाना बड़ा जरूरी है। इनके लिए क्या करें? लीडरशिप ट्रेनिंग करें, ताकि कहाँ पे पॉलिटिक्स में आए। इनके लिए भी रिजर्वेशन तो ना ही करें, ऐसा रिजर्वेशन हमेशा लिख सकते हो। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन? थ्रू लीडरशिप। हर चीज़ रिजर्वेशन, हर चीज़ का सोल्यूशन रिजर्वेशन नहीं है, लीडरशिप लेके आए। तो मतलब ये पीएम जनमन है, ये मेडिकल से लेके, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से लेके, सोशल आइसोलेशन को खत्म करने से लेके, लैंड राइट्स से लेके हर चीज को डील करता है। बिकॉज यहाँ पे जो पीवीटी जो रहते हैं वहाँ पे रोड में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि अपने प्रोड्यूस को बेच पाएं। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करें, तभी तो हमारे पास ट्राइफेड है, उसका यूज करें। ट्राइबल फेडरेशन है जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश करती है, सबका यूज करें। तो ये इकोनॉमिक सेंस में इनको एम्पावर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, मैरिज एंड फैमिली राइट्स। भाई इनके पास एक ना ट्राइब्स हैं, जो एक एग्जाम्पल सी केस है, जजमेंट है, अरुण कुमार एंड सृजा। ये बड़ा स्पेसिफिक है तो मैं इसलिए लिख रहा हूं, अरुण कुमार एंड सृजा। कोर्ट ने 2019 में इनकी मैरिज को, ट्रांसजेंडर मैरिज को रिकॉग्नाइज किया अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। मतलब इनकी जो कोर्ट्स upheld the right to marry for transgender individuals under existing personal laws, बिकॉज इनका कल्चर अलग है, तो हमने वो प्रोटेक्शन भी दी है, ये ध्यान में रख के। और बहुत सारी जुडिशियल जजमेंट्स भी हैं भाई। जैसे आपको इतना समझ में आना चाहिए कि बस आपने जन्म ट्राइबल्स को लेके अगर 6-7 पॉइंट लिख दिए, काम खत्म, अगर आपको और स्कीम पता है। अब ये आपकी कला पे है, ये कंटेंट आप कैसे ऐड करते हो, बिकॉज इसका क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन में इतना इशू नहीं था। हमें बस ये ट्राइब्स के नाम बताने थे जो आप ऐड कर सकते हो, जाके और ऐड कर लें, बस 7-8 कर लें, और नहीं है। जनमन जाके स्कीम के बारे में 6 कंपोनेंट बता दिए, 2-3 और ऐड कर लें, काम खत्म, और कुछ नहीं करना है आपको इसके अलावा। देयर इज नथिंग मोर दैट नीड टू बी डन फॉर दिस, और कुछ नहीं करना है। हमने बच्चों वाला कर लिया, हमने ट्राइब्स वाला कर लिया। एक आता है क्वेश्चन, वैसे पॉलिटी का क्वेश्चन बनता है, पर हम इसमें भी बनाते हैं। लिखें इसमें एक और लास्ट क्वेश्चन, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। लास्ट क्वेश्चन लिख लें, फिर इसमें कल है जैसे पॉवर्टी और हंगर वाला टॉपिक है, इसको लिख लें, बेस्ट है, ये बन जाता है। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, ये बनता है ना क्वेश्चन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, कि भाई ये सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम है। तो बोला जाता है ना कि पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर करें, सारे मिडिल मैन खत्म, लोगों को पैसा मिलेगा। डीबीटी हैव रेवोल्यूशनाइज द डिलीवरी ऑफ, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हैव रेवोल्यूशनाइज्ड, जल्दी लिखें इसको, रेवोल्यूशनाइज द आइडिया, revolutionize the delivery of
revolutionize the idea, revolutionize the delivery of welfare schemes. Welfare schemes. DBT have revolutionized the delivery of welfare schemes. Critically examine in India, critically examine this statement. ये सच है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पूछ रहे हैं. क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट. Critically examine this statement in light of the evidence on ground. In light of the evidence on ground. करें इसको 11 मिनट में. और डीबीटी पे पूछ लेते हैं और क्या बनता है. और ऐसे वुमेन पे भी क्वेश्चन बन सकता है. तो जो वर्नेबल सेक्शन है जाके देखें. ट्राइबल, वुमेन, चिल्ड्रन, एक SC STs पे बनता है और एक ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज में ब्रॉड है जो वो बनता है. क्या करें इसमें. इसमें तो कुछ नहीं पता. ये पता डीबीटी के फायदे क्या हैं, एविडेंस के साथ क्या चैलेंजेस हैं, एविडेंस के साथ काम खत्म. मेन तो इसमें वही एविडेंस. आपको पता है डीबीटी से फायदे हुए हैं, गवर्नमेंट का एक्सचेकर पे फायदा हुआ है, नुकसान कम हुआ है, डाइवर्जन नहीं हुई है, जल्दी पहुंच जाते हैं, उन्हीं को मिलते हैं जिनको मिलने चाहिए. बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, पर एविडेंस के साथ बोलेंगे इसमें. डीबीटी है वो. डीबीटी हैव रेवोल्यूशनाइज्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. अब ये ना बोले मुझे डीबीटी नहीं पता है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर.
इसमें सब आपको स्कीम का नाम बताना है, वही करना है और तो क्या है। इसमें मैं डाटा बता दूंगा आपको, क्वेश्चन इससे सिंपल नहीं आ सकता है कभी। इतना पैसा इंडिया ने सेव किया डीबीटी से, तभी कहते हैं रेवोल्यूशनाइज कर दिया। कब स्टार्ट हुआ था डीबीटी का आइडिया? ऐसी चीज़ ना जब स्टार्ट हुई है, ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 2013 में स्टार्ट हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, पीवीटीजी कितने हैं, ये फैक्चुअल चीज़ें। इससे लगता है कि बंदे को पता है, थोड़ा ट्रस्ट बन जाता है, बिकॉज आंसर राइटिंग इज अ ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस। कौन सी स्कीम में डीबीटी है? जैसे पीएम किसान स्कीम है, किसान सम्मान निधि, उसमें डायरेक्टली पैसा देते हैं। जो एलपीजी वाली स्कीम है वो भी डीबीटी है। उससे क्या हुआ है, लीकेजेस वेंडर्स की कम हो गई हैं, उन्हीं को मिल रहा है जिनको चाहिए, डिफ्रेंशिएट कर पाए हैं कमर्शियल और हाउस होल्ड सिलेंडर्स में। तो ये सारी कहानी आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल, डाटा तो हर चीज़ में डाटा नहीं होगा, नंबर मतलब नंबर वाला डाटा, वैसे एग्जाम्पल्स भी होनी चाहिए। कोई स्टडी होगी कितना पैसा सेव कर लिया है। गवर्नेंस में बहुत आसान है, बस डाटा और एग्जाम्पल्स हों और थोड़ी सोचने की क्षमता होगी, ब्रॉड सोच पाए बंदा, नैरो ना सोचे। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड्स। टाइम्स अप।
अब बताएं इसमें क्या करना है। अब आपको पता ना भाई, डीबीटी के कारण रेवोल्यूशनाइज मतलब क्या क्या कर दिया है। पहले बता दें क्या है डीबीटी, फिर बताएं इसने क्या क्या किया है, फिर बताएं क्या क्या चैलेंजेस हैं, फिर क्या है वे फॉरवर्ड। ये 2 पन्नों ये हैं 60 to 70% ऑफ डिमांड। 10% यहाँ पे लिख दें और बचता हुआ 20% यहाँ पे लिख दें वे फॉरवर्ड में। और कुछ नहीं है। डीबीटी क्या है? DBT is basically introduced by the government, that is in 2013, where government where government decided to transfer benefits from 34 central schemes directly into the Aadhaar linked bank accounts of beneficiaries so that leakages, diversions and the public money can be saved. लीकेजेस कम हो जाएं, डिवर्जन कम हो जाएं और पब्लिक पेमेंट्स में मनी है उसका अच्छे से यूज़ हो। बिकॉज राजीव गांधी सेड दैट हम 10 पैसे दे 1 रुपया देते हैं तो 10 पैसे ही पहुंच पाते हैं। वो कहानी जो भी है वो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आइडिया दे रहा हूँ। हमें था कि बस पैसा उसी को मिले जिसको चाहिए, बीच में से सारा काम खत्म कर दें ये। पर इसके अंदर की गहराई क्या है? इसके अंदर की गहराई ये कहती है कि आपको कोई भी सर्विसेज देने की जरूरत नहीं है, पैसा दो बेनिफिशियरी को, बेनिफिशियरी अपने आप क्या ले लेगा, मार्केट से सर्विस ले लेगा। और इसके पीछे गहराई क्या है कि सर्विस डिलीवरी का काम किसका है, मार्केट का। वी विल ओनली प्रोवाइड द फाइनेंशियल बेनिफिट टू द बेनिफिशरीज। गवर्नमेंट को इस पे भी खर्चा नहीं होगा किसमें, सर्विस को संभालने में। ये भी गहराई की बात है इसमें। पर हम देखते हैं अभी गवर्नमेंट ने क्या फ़ायदा हुआ। पहला फ़ायदा हुआ, जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, द फर्स्ट बेनिफिट जो हमें हुआ था दैट वाज रिलेटेड टू द आइडिया कि हमें ना इसमें जो फ़ायदा हुआ वो ये हुआ, एक तो हमारे डॉलर बड़े बच गए। हमारे डॉलर बहुत बड़े, एक स्टडी के हिसाब से इंडिया सेव्ड अराउंड $27 बिलियन, मतलब $27 बिलियन बचा लिए हमने। $27 बिलियन बचा लिए इंडिया ने डीबीटी को इंप्लीमेंट करके, बिकॉज फ्रॉड खत्म हो गई, लीकेजेस खत्म हो गई। ये पहला है बेनिफिट। सेकंड, हम पीएम किसान के अंदर डायरेक्टली बेनिफिट दे रहे हैं किसान को, तो उसी को मिल रहा है जिसको मिलना चाहिए, तो बेनिफिशरीज को ही मिल रहा है। लीकेजेस क्या हो गई, खत्म हो गई है। स्कीम का नाम लिख दिया आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कि भाई रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। अब आप जब पीडीएस को डीबीटी से लिंक कर रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग पॉसिबल है ना, रियल टाइम मॉनिटरिंग। क्योंकि अब जो पीडीएस है, एक होता स्मार्ट पीडीएस लेके आए थे, स्मार्ट पीडीएस के अंदर है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर है कि अब साफ पता है कि कब आपने अनाज रिलीज कर दिया, कब आपने पैसे रिलीज कर दिए। पूरा सिस्टम ओवरसाइट होता है कि कैसे फंड फ्लो हो रहे हैं। क्योंकि डीबीटी हमें पीडीएस में भी क्या लेके आए, डीबीटी लेके आए। बेनिफिशियरी मतलब जिसको मिलता नहीं है, जिसको मिलना चाहिए। बेनिफिशियरी तो कोई भी हो सकता है, कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर भी हो सकता है। वो तो जो हमें, जो कंज्यूमर को बेनिफिट देता है उसको भी हम पैसा दे सकते हैं, तो वो भी बेनिफिशियरी है एक तरह का। तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर में वो भी आते हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग, इससे एक और अच्छी चीज हो गई है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। बिकॉज लोगों ने खाते स्टार्ट कर दिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन फैल गया है। बिकॉज नाउ पीपल विल गेट मनी इन द बैंक अकाउंट्स, नाउ देयर बैंकिंग हैबिट्स इंक्रीज हो गई हैं। इससे अपने आप मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाता है, जो आपको कहानी इकोनॉमिक्स में पता है। और डिजिटल ऑडिट ट्रायल्स, जो डिजिटल ऑडिट ट्रायल्स होते हैं, अब डिजिटल ऑडिट करना बड़ा इजी काम है, फिजिकल ऑडिट करना मुश्किल था। उसके ट्रायल्स से क्या होता है, ट्रायल्स अच्छे हो जाते हैं। डिजिटल ऑडिट ट्रायल्स, उससे क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। ये लिख दिया, काम खत्म। चैलेंजेस आपको पता ही है कि इंडिया में डीबीटी ले आए, वो फिंगरप्रिंट्स फिर मिसमैच हो रहे हैं। डिजिटल डिवाइड है जो हमेशा ही पॉइंट बनता है, पर कृपा करके लिख दें कितना डिवाइड है, पहले बताया हुआ है, ऐसे नहीं कि बस ये लिख के आ जाए। किस में डिवाइड की बात कर रहे हो, रूरल अर्बन में कर रहे हो? डिजिटल अवेयरनेस नहीं है, प्राइवेसी इश्यूज हैं, इसमें ये भी है। और दूसरा, फेक आधार कार्ड बन रहे हैं। भाई इंडिया में ओनली 31% ऑफ रूरल पीपल यूज इंटरनेट, एज कम्पेयर टू अर्बन में 67% है। 31% इन रूरल एरिया, 67% इन अर्बन एरिया। ये डिजिटल डिवाइड है, पहले बताया हुआ डाटा ये आपको। एक्सक्लूजन एरर हो जाते हैं इसमें, जिनके पास अकाउंट आधार नहीं है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, फिर फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते तो सामान नहीं मिलता है। इंप्लीमेंटेशन में क्या है, टेक्निकल ग्लिचेस हैं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रूरल एरियाज में इतने डिले होते हैं, मतलब बार बार आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, बिकॉज एटीएम्स अवेलेबल नहीं है, पैसा तो दे दिया, निकाले कहाँ से उसको। डिपेंडेंसी ऑन आधार से बहुत प्रॉब्लम है। लीकेजेस आज भी हो रही हैं बिकॉज ऑफ फ्रॉड एंड मिसएप्रोप्रिएशन, बिकॉज ऑफ द डुप्लीकेट एंड फेक आधार कार्ड्स। तो बंदा, आधार का नाम है कि एक बंदे का आधार कार्ड है, उसको नहीं पता है कि मेरा आधार कार्ड है, ये पुअर है, इसको आपने लिंक कर दिया किसी और के बैंक अकाउंट से, इसी से बैंक अकाउंट बना लिया, मतलब उसको नहीं पता, मतलब बंदे को उसी का आधार कार्ड, उसी का बैंक अकाउंट, उसे यूज नहीं करना आता, कोई और उसके बिहाफ पे यूज कर रहा है। ये भी तो प्रॉब्लम है, लैक ऑफ अवेयरनेस। तो बस इस कहानी को लिखते रहे 6 पॉइंट।
क्या करना है, बस ये करें, डीबीटी करना है तो करें, अच्छी चीज़ है ये, बट ट्राई टू इंश्योर एवरीबडी इज़ इन द लूप। डिजिटल डिवाइड है तो पहले कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएँ जहाँ पे लोग जाके ये इंटरनेट का यूज़ कर पाएँ। आधार कार्ड के लगा और डॉक्यूमेंट से भी इंटीग्रेट करवाएँ, या फिर आधार कार्ड में जो बायोमेट्रिक डिटेल में इश्यू आता है उसको सही करवाएँ, या फिर डिजिटल डिवाइड को कम करें, या फिर अवेयरनेस फैलाएँ, डिजिटल लिटरेसी फैलाएँ। सब कुछ करेंगे तो हो, या ऑल्टरनेटिव बनाएँ कि डीबीटी है, आधार भी है, पर साथ में ऑल्टरनेटिव भी है ताकि पीपल कैन चूज़ दैट। एवेन्यूज़ होने चाहिए। ये सारी कहानी लिख दें वे फॉरवर्ड में, और क्या करना है इसमें? आसान सा क्वेश्चन था। सो ऐसे ही हम करेंगे। हमारे जो 2 लेक्चर्स और बचे हैं गवर्नेंस के टॉपिक्स, उसको भी ऐसे कर देंगे। अब आपको आइडिया मिल गया होगा क्वेश्चंस कैसे डील करने हैं। नेक्स्ट 2 सेशंस में हमें इतना कुछ ऐड करने को मिलेगा नहीं, बट वी विल ट्राई टू डू जो एस्पेक्ट्स बचे हैं, मैं पॉइंट्स लिख के भी दिखा दूँगा इन लास्ट 2 सेशंस, ताकि आपको पॉइंट कैसे लिखने हैं उसमें भी इश्यू ना आए। बाकी हमने हर चीज़ डिस्कस कर ली है। तो ना नेक्स्ट 2 क्लास में मेरा फोकस रहेगा पॉइंट्स कैसे लिखने हैं। हम वैल्यू एडिशन करेंगे, साथ में पॉइंट्स भी ऐड करवाता रहूँगा कि कैसे मतलब कैसे लिखने हैं, एग्ज़ैक्ट लिख के दिखाएँगे ताकि आपको वो भी एस्पेक्ट दूर हो जाए जो बच्चों की मेन डाउट है। ठीक है? थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।